प्यारे बच्चों नमस्कार। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के विज्ञान में पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए अध्याय को शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन हम कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें परिवर्तन हो जाए। और रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन यदि देखने को मिलते हैं तो हम इसे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो वो पानी का रूप ले लेता है, और पानी को जब फिर से गर्म किया जाता है तो वो भाप बन जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव है और ये गैस अवस्था में है। इसी को अगर हम देखें, भाप को यदि ठंडा किया जाए तो वो पानी बन जाता है, और पानी को फिर और ठंडा किया जाए तो वो दोबारा बर्फ का रूप ले लेता है। तो इससे हम एक चीज़ जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, बर्फ था, बर्फ को हमने जब गर्म किया तो पानी बना। बर्फ हो चाहे पानी है तो ये पानी ही, बस इसकी अवस्थाएं बदली हैं, लेकिन इसका जो पदार्थ है पानी वो नहीं बदला है। तो भौतिक परिवर्तन में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए रासायनिक परिवर्तन की ओर चलते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब हम कोयले को जलाते हैं, तो कोयला क्या होता है? कार्बन। कोयला होता है कार्बन। उसको जला रहे हैं, इसका मतलब हम उसको वायु की प्रेजेंस में जला रहे हैं, दहन कर रहे हैं। हमारे चारों ओर वायु विद्यमान है। जब इसका दहन करते हैं तो हमें एक नई पदार्थ प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जैसा कि देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसी में मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल। तो हाइड्रोजन, आप देखिए, हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील पदार्थ कह लीजिए। और ऑक्सीजन ये जलने में सहायक। परंतु इन दोनों की अभिक्रिया करने के बाद हमें जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है वह है जल, जो ना तो ज्वलनशील है और ना ही उसमें जलने जैसी, ना ही किसी को जलने में वो सहायक है। पानी से तो आग बुझाई जाती है, आग लगाने में तो सहायक नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसी से हम परिभाषा दे सकते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया की।
रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम ये कहेंगे, वे प्रक्रियाएं, रासायनिक अभिकरण वे प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। इसके कई उदाहरण हैं दैनिक जीवन में जो आप देखते हैं। दूध से दही बनाना, आपने देखा होगा दूध के गुण अलग होते हैं, दही अलग दिखती है, अवस्था बदल जाती है। भोजन का पकना, और एक तीसरा उदाहरण है मैग्नीशियम, रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो उनमें कुछ गुण पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो कुछ गुण पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण में हम देख सकते हैं, एक तो है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, इसमें हम देख सकते हैं कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण हैं। गैस का उत्सर्जन, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका दूसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहूँगी। आप सभी ने देखा होगा कि जब घर में सफाई होती है, चूना होता है, तो चूने को जैसे एक किसी बर्तन मटके में जब रख दिया जाता है, देखा होगा आपने, तो उसमें बहुत सारे बुलबुले आपको दिखाई देते हैं। और कुछ देर के बाद जब आप उसे ऊपर से छूते हैं तो आपको जो है गर्माहट महसूस होती है। ये कैसे होता है? जो चूना होता है पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझा चूना का निर्माण करता है, जिसमें जो है ऊष्मा निकलती है, और ये इसी से हम कह सकते हैं कि ये तापमान में परिवर्तन हुआ। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का एक अभिलक्षण ये भी है कि तापमान में परिवर्तन होता है। तीसरा है अवक्षेप का बनना। तीसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होते हैं? अवक्षेप क्या होते हैं? जब दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करने के बाद एक ठोस पदार्थ देते हैं जो अघुलनशील होता है, जो उन दो पदार्थों में अघुलनशील होता है, तो वह क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। उदाहरण के लिए लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है। क्या मिलता है? लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। ये लेड आयोडाइड एक ठोस पदार्थ होता है। ये लेड आयोडाइड एक
ठोस पदार्थ होता है जो अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का जो विलयन है उसमें ये लेड आयोडाइड जो है अघुलनशील रहता है, एक ठोस पदार्थ देता है। इसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का एक गुण ये भी है कि ये अवक्षेप का निर्माण करते हैं। चौथा है अवस्था। इस पे आप इधर देखेंगे, चौथा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन हमने पहले भी देख चुके हैं भौतिक लक्षण में। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हमें मेथनॉल प्राप्त होता है। मेथनॉल जो कि द्रव अवस्था में होता है। हमने देखा कि गैस अवस्था से हमें एक द्रव अवस्था प्राप्त हो रही है। फिर इसका पांचवा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, इसका एक उदाहरण है लोहे में जंग। जैसा कि बच्चों आप सभी देखते हैं, आप सभी जानते हैं, लोहे को जंग लगते हुए सभी ने अपने घरों में देखा है। आपने देखा होगा कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, लोहा लाल रंग का दिखने लगता है। तो ये भी एक इसका अब रासायनिक अभिक्रिया का एक ये भी अभिलक्षण है। तो ये 5 अभिलक्षण हैं रासायनिक अभिक्रिया के। इनको मैंने एक जगह पे लिख दिया है, अभी मैं इसका लिखित रूप में भी आपको दे दूंगी। इसके पहले आइए इतना जानने के बाद हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण अभी देखा हमने, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, 2 पदार्थ मिलकर के आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं। तो इनको लिखने की बजाय जब इन पदार्थों को किसी प्रतीक या सूत्रों से दिखाया जाता है, प्रतीक या सूत्र से दिखाया जाता है या निरूपित किया जाता है, निरूपित करना, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम को जब दहन किया जाता है यानी कि ऑक्सीजन में, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम को शब्दों में न लिख करके प्रतीक का, उसके सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीजन को भी उसके सूत्र से निरूपित किया गया है और जो हमें पदार्थ प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे भी प्रतीक या सूत्र से निरूपित किया गया है। इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण वह अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें प्रतीकों या सूत्रों से निरूपित किया जाता है। ये थे रासायनिक समीकरण। अब आइए बच्चों, जब रासायनिक समीकरण हो जाते हैं तो हम इसमें जान लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक और, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में जो 2 पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उसमें भाग ले रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और उन दोनों के भाग लेने पे हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं
उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। इसी में रासायनिक समीकरण लिखने के बाद आता है कि संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या एक समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया करता है तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक ही जिंक है। अभिकारक की तरफ एक जिंक है, उत्पाद की तरफ भी एक जिंक है। फिर देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और उसी तरीके से यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में जब परमाणुओं की संख्या एक समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए, एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसका मतलब यह संतुलित समीकरण नहीं है, यह एक असंतुलित समीकरण है। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। इसी के साथ मैं आपको इनको लिखित रूप में दे देती हूँ। आइए देखते हैं बच्चों, लिखित रूप में कैसे है ये। देखिए, आप इनके नोट्स बना लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। संसाधनों की कमी के कारण अभी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आगे कोशिश जारी रहेगी। इतना आप याद कर लीजिए और कल हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।